हमारे देश में जो चुनी हुई सरकार है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार जितनी मजबूत होगी, यानी आंकड़ों के लिहाज से, क्योंकि सदन के अंदर ही यह तय होता है कि बहुमत है सरकार के पास या नहीं है। इस बहुमत को साबित करने के लिए जब चुनाव होता है तो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती हैं और जनता उनको चुन करके संसद भेजती है। जब संसद भेज देती है तो फिर यह तय करना कि किस तरीके का बहुमत है, यानी 272 का एक जादुई आंकड़ा है जिसके पास होगा वो सरकार बना लेगा। लेकिन कई बार हमारे संविधान में संशोधन हुए, हमारे संविधान में कुछ पहले से मानक तय हैं कि सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो उसको करने के लिए भी कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं। अब ये पैरामीटर किसी जगह पर सरकार के साथ में होते हैं आंकड़ों के लिहाज से और कई जगहों पर नहीं होते हैं। इसलिए सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि उसकी मजबूती और ज्यादा किस तरीके से बने, बढ़े। यही वजह है कि इस समय एक के बाद एक पार्टियों में टूटन हमें दिखाई दे रही है। जैसा इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है वैसा कुछ दिन पहले टीएमसी के साथ में हुआ था। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से पुरानी पटकथा वैसे ही सुगबुगाहट तैरने लगी है जैसे उसके साथ 2022 में हुआ, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार उखाड़ फेंकी गई थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को झटका देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 विधायक ऐसे सांसद ऐसे हैं जिन्होंने संसद के इस लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर सौंप दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि अब वो शिवसेना के साथ में रहें। अब ऐसे सांसद कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जिन 6 बागी सांसदों की बात हो रही है उसमें भाऊ साहब वाकचौरे शिरडी से सांसद हैं, नागेश पाटिल आष्टीकर इंगोली से सांसद हैं, संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से, संजय हरिबाबू जाधव परभणी से और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर उस्मानाबाद से, संजय देशमुख यवतमाल से सांसद हैं। ये 6 सांसद हैं जो अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ में रहना नहीं चाहते हैं। अब इसका गणित भी हम आपको बता देते हैं। 9 सांसद हैं, अगर ये अलग अपना गुट बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2/3 का बहुमत होना इनके पास जरूरी है। 2/3 का मतलब 9 सांसदों के हिसाब से हुआ 6। ये 6 की फिगर चूंकि बागी विधायकों के पास आ चुकी है, इस लिहाज से इन्होंने अपनी चिट्ठी भी ओम बिरला को सौंप दी है। अब सांसदों की बगावत और किस किस तरह से कब कब उद्धव की शिवसेना टूटी है ये बात भी आपको जानना चाहिए। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत होती शिवसेना के अंदर। एक साथ 40 विधायक बागी हो गए जून 2022 में। इसके बाद बगावत से उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के बाद पार्टी में एकनाथ शिंदे आगे आए, विधायकों को लिया और अपनी सरकार बना डाली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। पार्टी पर फिर दावा किया गया कि असली शिवसेना वो है जो अब सरकार में है, एकनाथ शिंदे की। पार्टी का सिंबल भी गया, पार्टी का नाम भी गया। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए जाते रहे उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली शिंदे गुट को ही असली माना गया सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर चुनाव आयोग की तरफ से भी। तो इस तरीके से शिवसेना टूट गई और जो धनुष बाण उसका चुनावी निशान हुआ करता था, तीर कमान, वो भी शिंदे गुट के पास आ गया। अब जो उद्धव ठाकरे के पास है वो है उनका टाइगर। टाइगर एक नया चुनाव चिन्ह उन्हें अलॉट किया गया। उद्धव ठाकरे को चुनाव निशान जो दिया गया, माफ कीजिएगा, ये मशाल के रूप में दिया गया। अब ये मशाल भी बुझती हुई नजर आ रही है। पार्टी में दूसरी बार बगावत हो रही है और इस बगावत का जो सिला है वो ये
कि पार्टी के 6 सांसद शिंदे के संपर्क में हैं और संसद के भीतर वो अब अलग बैठना चाहते हैं। ये ताजा शिवसेना के हालात हैं। इस बीच संजय राउत जो राज्यसभा में सांसद हैं शिवसेना के, उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और बागी सांसदों को धमकी दी है, गाली गलौज की है और यह भी कहा है कि इसे अनकट चलाया जाए। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। बघा ही जी दर्पोगिरी, ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत गिरी म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात। अब जो बात संजय राउत की तरफ से कही गई है, उस बात के क्या मायने हैं? शिवसेना की बगावत पर जिस तरीके से संजय राउत का पारा चढ़ा है, उनका कहना है कि सांसदों पर बगावत के लिए दबाव डाला गया है। उद्धव ठाकरे गुट में जो फूट पड़ी है, दबाव डालने के बाद इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ये कहना है संजय राउत का। सांसदों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। संजय राउत ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है। सांसदों को पैसे पहले ही एडवांस में दे दिए गए, ऐसा आरोप है संजय राउत का उन सांसदों पर जो अपनी ही पार्टी से बागी हो गए। पैसे देकर सांसदों को तोड़ना बेहद शर्मनाक है, ये कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने बागियों को बेईमान कहा है, गाली गलौज की है, अपशब्द कहे हैं। मर्यादा के नाते हम सारी चीजें आपको सुना नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं उसमें ये समझ में आता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा है, मामला गाली गलौज तक चला आया है। हाथापाई ना हो, यही गनीमत है। अब सवाल इस बात का है कि पहले टीएमसी, फिर शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, सांसद उनके वो भी टूटने को तैयार बैठे हैं। खबर डीएमके की तरफ से भी है और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो योगी सरकार के सहयोगी हैं, योगी सरकार में और एनडीए का हिस्सा हैं, उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में भी टूट फूट हो सकती है। होगी नहीं होगी ये आगे की बात है। अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि जो सरकार अपने पास अपनी तरह के एक बहुमत के आंकड़े के साथ में पिछले साल भर से चलती चली जा रही है, 2024 के बाद 2 साल से चलती चली जा रही है, अचानक उसे अब कुछ और सांसदों की जरूरत है। सत्तारूढ़ एनडीए को लोकसभा में क्या फायदा होना है, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है, जिसकी भविष्यवाणी की गई है। एनडीए के पास पहले से लोकसभा में 293 सीटें अपनी थीं एनडीए के पास। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के समर्थन के बाद यह संख्या बढ़कर के हो जाती है 313। शिवसेना यूबीटी के भी अगर 6 सांसद साथ में आ जाते हैं तो यह संख्या हो जाएगी 319। लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। अब 2/3 बहुमत का आंकड़ा है 363, 363 सीटें या सांसद। 319 सीटों के साथ एनडीए अभी भी 44 सीटें पीछे है, यानी उसे 44 सांसदों का और उसे दरकार है। 22 डीएमके के पास हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में टूटन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके भी 22-24 विधायक टूट करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो उस लिहाज से यह मामला 363 के पार जाता हुआ दिखाई देता है, यानी सरकार को कुछ जगहों पर संविधान संशोधन करना है। आगे बढ़ने से पहले ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो जो बिकने वाला
पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे? भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। अब जब संविधान संशोधन होना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर यह मामला होगा। बनेगी बात तभी। 2/3 का आंकड़ा लोकसभा में 363 का है, राज्यसभा में इस आंकड़े पर गौर करना पड़ेगा। राज्यसभा में अगर हम जाते हैं तो यह आंकड़ा 148 सांसद हैं इस समय एनडीए के पास राज्यसभा में। 18 जून को झारखंड और मिजोरम की सीटों के चुनाव होने हैं राज्यसभा के लिए, और इन चुनाव में कुछ निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से एनडीए के पास या बीजेपी के पास यह संख्या बढ़कर के हो जाएगी 151। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से 3 सीट और खाली होंगी। इसके बाद इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि 20 जो अलग हुए हैं वो भी हैं। ऐसे में एनडीए की संख्या पहुंच जाएगी 154 तक। अब राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इस लिहाज से जो 2/3 का आंकड़ा है वो होता है 163 का। लेकिन ये मामला अभी भी यहां पर पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। 54 सीटों पर एनडीए अभी भी बहुमत से 9 सीट पीछे रहेगा, यानी 154 सांसद हो जाते हैं तो उसके बाद 9 सीट पीछे रहेगा। 8 राज्यसभा के सांसद हैं डीएमके के, अभी भी 1 सांसद, यानी आंकड़ों के लिहाज में 1 सांसद अभी भी कम है। लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि अगर डीएमके का सपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उसको मिल जाता है और ये जो इक्वेशन हमने आपको बताई है ये अगर फुलफिल हो जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सरकार के पास एक ऐसा आंकड़ा हो जाएगा जो 2/3 का उसको बहुमत दिलाता है और वो संविधान संशोधन अपने आप से कर सकती है। सदन के पटल पर अपने बात रख करके और संविधान संशोधन कर सकती है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। अब इस सत्र में सरकार कौन कौन से बिल ला सकती है यह भी आप समझिए। महिला आरक्षण संशोधन बिल एक बार फिर से सरकार सदन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती है। परिसीमन बिल भी सरकार ला सकती है और अगर ये बिल आते हैं तो फिर संविधान संशोधन की बात तय हो जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल भी सरकार के एजेंडे में है, वो भी आ सकता है। तो इस लिहाज से सरकार के जो फ्लैगशिप बिल्स हैं वो सदन में पारित करवाने के लिए सरकार इस समय आमादा है और उन चीजों की व्यूहरचना आंकड़ों के लिहाज से जो संसद के भीतर जरूरी है उसकी तैयारी कर रही है। अब ये बिल जो सरकार लाना चाहती है उनके बारे में भी जान लीजिए कि इन बिलों को सरकार क्यों लाना चाहती है। परिसीमन बिल, इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा। पूरे देश में परिसीमन होगा दोबारा से। सरकार लोकसभा की संख्या बढ़ा करके सांसदों की 850 तक करने का विचार रखती है। महिला आरक्षण बिल में चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। उस लिहाज से 16 अप्रैल को लोकसभा में इस बिल को सरकार ने एक बारी पेश किया, लेकिन बहुमत नहीं मिला और ये बिल पास नहीं हो पाया था। तो अप्रैल से लेकर के आज हो गया जून, जब सरकार अपनी तरह से इस बिल को पास कराने के लिए लगी हुई है। 528 सांसदों ने उस समय कुल वोट डाला था। पक्ष में गए थे 298 और जो विपक्ष के मत थे वो थे 230 सांसदों के। सरकार इसी आंकड़े को पलट करके अपने पक्ष में लाना चाहती है, यानी लोकसभा में वो चाहती है कि उसके पास 363 का आंकड़ा हो जाए और राज्यसभा में उसे
153 के 163 का आंकड़ा वहां पर हो जाए। तो 12 साल के शासन में पहली बार इस तरीके की स्थिति है जब सरकार का कोई बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा में। इसलिए सरकार ने इसे दिल पर लिया और अब जब उसकी ऐसी स्थिति है जहां पर इस तरीके से सांसदों के टूटने का क्रम चल रहा है, तो सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है और इन बिल्स को पास करा करके वो अपनी मजबूती एक बार फिर से देश और जनता के सामने रखना चाहती है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में वो कौन सी कुदरती आपदा है जो मुंह फैलाए खड़ी है और हम सब उसका शिकार हो रहे हैं।